बच्चों सुप्रभात। हमें उम्मीद है कि आप सबने पूर्व कक्षाओं में कराया गया काम, पूर्व जो इसके पहले पीरियड हुए हैं उनमें से कराया गया काम अपना सब पूरा कर लिया होगा और सभी लोग अपने घरों में कुशलता पूर्वक होंगे। तो देखिए, जो अभी तक आपका काम चल रहा था वो क्षितिज में पहले गद्य का, फिर काव्य का, कृतिका में एक लेसन, इस तरह से ये सारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का आपका काम कराया गया। और अब व्याकरण में आपको वाक्य के भेद पढ़ाना है। तो इसके अंतर्गत हमें काम करना है। आज आपने पिछले साल पढ़ा था वाक्य के भेद के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? रचना के आधार पर। किसके आधार पर वाक्य भेद बताना है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। ठीक है। कक्षा 9 में हमने पढ़े थे वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के। यहाँ पर हमें रचना के आधार पर बताना है। तो इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। शब्दों के सार्थक मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ निकले हैं। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं? यानी व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, विच मेक ए रियल सेंस। जैसा कि अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं कि वाक्य सेंटेंस किसे कहते हैं, वही हिंदी में हमारा वाक्य। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थिक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, अब जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, ये आपका सरल वाक्य है। और एक वाक्य पक्षी आकाश उड़ते सब मिल करके आपका एक वाक्य बन गया। कर्ता, है ना, कर्म, क्रिया, इनको मिल करके पूरा जो हमारा एक वाक्य बना, वाक्यों का, शब्दों का समूह बना। इसका अपना एक अर्थ निकला। क्या पता चला? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक, अब इसी तरह से और भी कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है। मोहन कहाँ जाता है? पता चला बाजार जाता है, वाक्य हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ वाक्य की विशेषताएं होती हैं। वाक्य में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? वाक्य की विशेषताएं, कौन कौन सी बातें वाक्य में होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं वाक्य में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। पता है? नहीं पता? चलिए, नहीं पता है तो हम संकेत करते हैं और बताते हैं कि वाक्य में हर शब्द का क्या मतलब? वाक्य में हर शब्द का
कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, बताइए, अर्थ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। ठीक, देखिए आपने ऊपर पढ़ा है ना, सार्थक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो जो उसमें वाक्य में शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अपना कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। ठीक, यानी किसको कहाँ व्यवस्थित करना है और उससे मेल खाना चाहिए। जो पूरा वाक्य हमारा बनता है उसमें वाक्य में पूर्ण है ना अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना। एक और बात होनी चाहिए कि वाक्य में एक निश्चित क्रम है ना, वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है ना। अब निश्चित क्रम क्या होना चाहिए आप जानते हैं। जैसे हम पहले लिखें क्या, सभी लोग जानते हैं पहले क्या लिखते हैं, कर्ता, फिर क्या लिखते हैं, कर्ता के बाद कर्म, फिर क्या लिखते हैं, पूरक उसका कर्म का जो होता है, और फिर उसके बाद अंत में हम क्रिया लिखते हैं। ये क्रम जो है वाक्य में हिंदी में चलता है, कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया। ठीक। अब जैसे इसमें कोई भी वाक्य ले लें, मोहन बाजार जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, या सुमन पत्र लिखती है, सुमन। जैसे सुमन पत्र लिखती है, तो देखिए ये कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है ना। एक क्रम में लिखते हैं हम, चले जाते हैं, उसी क्रम में हमको लिखना चाहिए। और एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, वाक्य के में जब शब्दों को हम बोलें तो शब्दों को बोलने अथवा लिखने में क्या मतलब, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में क्या होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, है ना। लिखने में निकटता होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपने 5 पॉइंट्स पढ़े। वाक्य में हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक, विशेषता है। फिर वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक।
शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए कि उसके समीप कौन सा शब्द आने वाला है। जैसे आप शब्द बोलते हैं, शब्दों का चयन करते चले जाते हैं, वाक्य बोलते चले जाते हैं ना। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये तो विशेषताएं हो गई। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की विशेषताएं होगी। अब आपका आ जाएगा वाक्य के अंग। ठीक, तो देखिए बच्चों, वाक्य के अंग के अंतर्गत आप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य के कितने अंग पढ़ेंगे आप? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उद्देश्य। ठीक, और नंबर 2 क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक, नंबर 1 उद्देश्य हो गया, नंबर 2 विधेय। ये 2 वाक्य के अंग हो गए। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? ठीक, तो उद्देश्य किसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक, वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। राइट, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया ले लेते हैं हम, सीता मधुर गीत गाती है। सीता मधुर गाती है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? आप सभी जानते हैं, सीता के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा गया भैया? सीता के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें सीता क्या हो गया? उद्देश्य, है ना। ठीक है, सीता के बारे में बताया जा रहा है। सीता कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो उद्देश्य क्या हो गया? सीता। और बाकी ये क्या है? मधुर गाती है, ये क्या हो गया? विधेय। विधेय हो गया। ठीक है भाई, ये नंबर 1 उद्देश्य आपका था, नंबर 2 विधेय। ठीक, अब विधेय क्या है? देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब जैसे सीता मधुर गाती है, तो सीता के बारे में क्या कहा गया? मधुर गाती है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। सूरज पूरब में निकला। सूरज पूरब में निकला। ठीक, तो सूरज तो हमारा उद्देश्य हो गया, लेकिन विधेय क्या हो गया? पूरब में निकला। सूरज के बारे में क्या बताया गया? सूरज कहाँ निकला है? पूरब में निकला। ठीक है ना, तो विधेय आपका क्या हो गया? बताइए। विधेय आपका हो गया
पूरब में निकला, ये हमारा विधेय हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या आपने पढ़ा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की विशेषताएं। ठीक, वाक्य के अंग, दो अंग, उद्देश्य और विधेय। राइट, इतना क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स मे आस्क विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखिए इसी के अंतर्गत हम अब अपने टॉपिक पर आएंगे और पढ़ेंगे वाक्य के भेद। ठीक, क्या वाक्य के भेद। तो बच्चों, इसमें आपने देखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या हो गया, सरल वाक्य। ठीक, नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नंबर 3 मिश्र वाक्य। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब इन्हीं को हम देखते हैं। जो पहला नंबर था हमारा, सरल वाक्य हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य किसे कहते हैं भाई, आप बताएंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, आप बताएंगे। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं। ओके, सरल वाक्य वो स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है ना। इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो देखिए, सबसे बहुत सरल बात ये हम समझ सकते हैं कि सरल वाक्यों में एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। क्या होता है सरल वाक्यों में, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक है ना, समझ रहे ना। ठीक, देखिए सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता क्या होना चाहिए, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटक। कुछ हो सकता है एक आधी चीज ना हो, क्रिया विशेषण न प्रयोग किया गया हो या किया गया हो, इनमें से एक आधा छूट भी सकता है, पूरे भी ये घटक हो सकते हैं, कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, क्रिया। ठीक है ना, कुछ या सभी घटक
सभी घटकों का योग होता है। सरल वाक्यों में क्या होता है? कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया के कुछ या सभी घटकों का योग होता है। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, राइट है ना? अगर दूसरे शब्दों में देखें तो देखिए, बहुत ही सरल ये बात आप समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि सरल वाक्य में, है ना, एक कर्ता, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक, समझ रहे हैं ना? यहां पर क्या, एक कर्ता होगी और एक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखें, जैसे राम पढ़ रहा है। ठीक, तो राम एक कर्ता आ गया और क्या कर रहा, पढ़ रहा है, एक क्रिया आ गई। ठीक है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? यहां पर क्या हो गया कि राम पढ़ रहा है। अच्छा, अब अगर इसी तरह से हो जाए कि वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, वह, है ना, ये सर्वनाम हो गया, करता है यहाँ पर, पत्र आपकी क्रिया कर्म हो गई और लिख रहा है क्रिया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपके सरल हैं। यहाँ क्या था, खाली था कर्ता और क्रिया, दो चीजें आई थी आपकी। यहाँ क्या आ रहा, आपका कर्ता है, कर्म भी है और क्रिया भी है। ठीक है ना? ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई। ठीक, समझ रहे हैं ना? काम करने वाला वो व्यक्ति है, सर्वनाम है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा सरल वाक्य कैसे होते हैं। एक कर्ता होता है, एक कर्म, एक क्रिया। एक कर्ता और एक क्रिया जो आपके इसमें आया है, अभी अभी आपको बताया गया मुख्य रूप से होती है, तो वो स्पष्ट इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है ना? और भी वाक्य लिख सकते हैं हम। छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, है ना? छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, तो छात्र आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, परिश्रम पूर्वक, तो क्रिया विशेषण हो गया और पढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो क्लियर हो रहा ना? सरल वाक्य किसे कहते हैं? अब इसी में दूसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ठीक, देखो, संयुक्त का मतलब समझ में आ रहा है, जुड़ा हुआ, दो या दो से अधिक। ठीक है ना? नाम से ही संयुक्त मतलब इसमें जुड़ा हुआ है, दो या दो से अधिक, इसी से मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य
किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं। ठीक है, किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। अब योजक पद कौन है, इसमें किससे जुड़े होते हैं? देखिए, योजक पद कौन होते हैं? किंतु, लेकिन, पर, किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि। इन योजक पद से वाक्य जो है जुड़े रहते हैं। जैसे अंदर जाकर बैठिए, अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। ठीक, तो ये देखो और से जुड़ा हुआ शब्द इसमें आ गया। ठीक है, आज परीक्षा है, इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो योजक शब्द हैं इनसे मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है, संयुक्त हैं। ठीक है, और इसी तरह से नंबर 3 में हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक, अब देखिए, मिश्र वाक्य में भी मिश्रित हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक, जिस वाक्य में एक से अधिक, ठीक है, उपवाक्य हों, उपवाक्य हों जो किसी व्यधिकरण, उसमें क्या था, समानाधिकरण, इसमें व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों। जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, ठीक, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य क्या होंगे, वो गौड़ होंगे, है ना, गौड़ हों, अर्थात प्रधान वाक्य पर निर्भर हों। प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके योजक कौन है? व्यधिकरण, व्यधिकरण योजक, यानी जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, उसे, उसे, जिसे। ठीक है ना, जब तक, जब तक, तब तक,
आदि ये व्यधिकरण से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। देखो यदि और तो आ गया। ठीक है, तुमने जैसा किया वैसा फल मिला। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये देखो जैसा वैसा इन व्यधिकरणों से जुड़े हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर मिश्र वाक्य जो हैं आपको बताए गए कि व्यधिकरण से जुड़े होते हैं। ये व्यधिकरण कौन है? यानी जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, उसे, जिसे, जब तक, तब तक, इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आज आप यही काम करेंगे इसमें, और फिर इसके बाद आपको एक दूसरे में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए बताया जाएगा। आज इतना ही पर्याप्त है आपका। ठीक है, ओके।